ओके, तो देखते हैं 13,260 divide 13,260 between Ram and Sham in such a way that if Ram gets 11 then Sham gets 50, then Ram and Sham will get respectively how much? 13,260 रुपए को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि राम को 11 रुपए मिलते हैं तो श्याम 15 रुपए लेता है। तो इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रम से कितने रुपए मिलेंगे ये आपको बताना है। इजी सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने यही छोड़े थे सवाल, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ओके, लेट्स सी योर आंसर व्हाट विल बी। तो आप देखेंगे इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। भाई देखो, सिंपल थ्योरी है, राम का ये है और श्याम का ये है। अगर राम 11 रुपए लेता है तो श्याम 15 लेता है। दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कटते नहीं किसी से। तो मतलब यही इनका एवरेज है, यही इनका औसत है, और यही इनका रेशो है। इस औसत में ले रहे हैं और यही इनका रेशो है। अनुपात ये है कि राम 11 और 15 के अनुपात में चीजों को एक्सेस कर रहा है। तो भाई अगर मैं टोटल देखूं तो आपने क्या देखा, अनुपात 26, जो किसके बराबर है, आपने कहा 13,260 के बराबर। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, तो 13,260 में हमने 26 का भाग कर दिया है ना। तो 20 पंजे 100 और 6 पंजे 30, तो 5 बार कटा जो 130 बनता है, और 26 एकम 26 0, यानी एक अनुपात का वैल्यू कितना है, 510 रुपए। तो राम 11 अनुपात लेता है, तो मैंने 510 में 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 0 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो राम कितने रुपए लेता है, 5,610 रुपए। तो ये को राम पहले है तो राम के पैसे पहले आएंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि राम लेता है 5,610 रुपए। श्याम कितने लेगा, 13,260 में से 5,610 निकाले तो 0, 6 में से 1 गया 5, 7,650 रुपए। इज इट क्लियर? सवाल समझ में आ गया होगा आपको, तो दैट इज द बिग इशू। ओके, सो यहां पर आपको सवाल समझ में आ गया है। इज इट ओके ना? वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? किसी भुजा त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्र कहलाता है। ये मैंने कल बताया था, सवाल ही मैंने कल कराया था, लेकिन उस समय बहुत जल्दी में थे आप लोग, तो फिर से बता देता हूं। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र कहलाता है। प्रतिच्छेद मतलब माध्यिकाओं में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। एकदम ओके है। अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके जो मीडियंस हैं, जो सामने वाली भुजा को दो भाग में तोड़ते हैं, तो जहां पर ये काटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र, किसी सेंट्रोइड बोलते हैं। एकदम सही बात लिखी है दोनों, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। बात नंबर 2, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबित प्रतिच्छेद, सही बात। अगर आप किसी ट्रायंगल में सामने वाली भुजा से लंब डालते हैं तो वो लंब जो जहां एक दूसरे को काटते हैं उसी को कहा जाता है लंब केंद्र, जिसको ऑर्थो सेंटर भी कहा जाता है। ये भी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई ट्रायंगल की बात करते हो, अगर कोई ट्रायंगल आप लेते हो, ये आपने ट्रायंगल लिया और आप कोणों के अर्धक कर रहे हो, यहां से ऐसे, ये एंगल के अर्धक हो रहे हैं कोण का, यानी इस वाले कोण का आधा, इस वाले कोण का आधा, इस वाले कोण का आधा, तो वो एक ही पॉइंट पर मिलते हो, जिसको आप इन सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र बोला जाता है जिसको। ओके, बात समझ में आ गई। बात करते हैं चौथी, ये भी बात सही है। उसने कहा किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है। ये पॉसिबल सभी ट्रायंगल्स के साथ नहीं है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, यानी फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रायंगल ले लिया ऐसे वाला, तो इसकी माध्यिका ये तो छोटी है, लेकिन ये वाली तो माध्यिका नहीं हो सकती, यहां डालेगा इस पर तो ये तो 90 डिग्री कोण नहीं बनाती है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। और रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि माध्यिका हमेशा सिर्फ एक ट्रायंगल में लंब हो सकती है, और वो होता है समबाहु त्रिभुज, उसको बोलते हैं आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु ऐसे वाला, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो उसकी माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं। और प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी माध्यिकाएं ट्रायंगल को हर जगह 90 डिग्री पर काटती हैं। तो ये सिर्फ एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो
प्रॉपर्टी क्या है समबाहु त्रिभुज की, कि उसकी जो भुजाएं हैं, जो लंब हैं, वो हमेशा उसकी माध्यिकाएं होती हैं और उसकी माध्यिकाएं हमेशा लंब होती हैं। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। वन मोर। चलो बताओ, कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है? विच वन इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्ग्रुएंसी? इंग्लिश में आगे लिखा है, आप यहां पढ़ सकते हैं। कौन सा इंपोर्ट नहीं है? देखो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर, बिल्कुल सही है। साइड 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 इज द प्रॉपर्टी। दो त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच में, यानी दो भुजाएं कौन सी? साइड साइड, उनके बीच का एंगल बराबर, बिल्कुल सही बात है। त्रिभुज के दो कोण, यानी दो कोणों और उनके बीच की भुजा बराबर है, ये भी सही है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, यानी एंगल एंगल एंगल, ये प्रॉपर्टी सर्वांग समता की नहीं होती कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्रॉस कर दीजिएगा और यही गलत है फॉर कॉन्ग्रुएंसी। इंग्लिश का देख लीजिएगा एक बार, यहां पर सामने लिखा है, तो यू कैन सी द क्वेश्चन इन इंग्लिश mode also, through which there are lots of learners, those are not getting Hindi properly. That's why you can do the question. That is one. All three angles of a triangle are equal to the three angles. This is not the property, just because of angle 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 is not the property of congruency. One more question. Each angle of a quadrilateral is less than 180 degree. Then it is called. किसी चतुर्भुज प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम है तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? दैट इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, यानी अवतल, उत्तल, समांतर या समचतुर्भुज। समझ, पहले ये समझो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते क्या है। हालांकि इसका आंसर कॉन्वेक्स है, प्रॉपर्टी बता देता हूं। कॉन्वेक्स की क्या होती है? उत्तल। प्रॉपर्टी होती है इसकी ये क्या, कि भैया अगर किसी भी बहुभुज, मैं सिर्फ क्वाड्रेटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलीगन की बात कर रहा हूं। अगर किसी भी बहुभुज की आप बात करें और उसमें सारे कोण 180 डिग्री से कम हो तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स, उत्तल आकृति या कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे सर ऐसा कहां पॉसिबल है कि एंगल जो है वो 180 से बड़े हो सकते हैं? मैं एक आकृति बना देता हूं आपके सामने। मैंने एक आकृति आपके सामने बनाई, ये वाली। दिस वन। तो आपने क्या देखा, ये जो कोण है, इस वाले कोण का वैल्यू क्या 180 से ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर 180 से बड़ा है। तो ऐसी आकृतियों को अवतल कहते हैं, जिनको कॉनकेव कहा जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, कि अगर आप बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर सारे कोण देखें और सभी कोणों की माप 180 से कम है तो वो कॉन्वेक्स होगा। और अगर किसी भी ट्राइंगल में, एंगल में, या फिर किसी क्वाड्रेटल में, या फिर किसी भी पॉलीगन में, समचतुर्भुज, पेंटागन, ऑक्टागन, जितने भी आप नैनागन जो भी आप पढ़ते हैं, उन सब में अगर किसी में भी किसी का एंगल 180 से बड़ा है तो वो कॉनकेव कहलाता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन। Simplified form of 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2, comma 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2 and 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2 R is which? इनमें से सिंप्लीफाइड फॉर्मेट कौन सा ही आपको बताना है। अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल रीट में आया हुआ सवाल है, रीट का पेपर है ना ये, तो रीट में आया हुआ सवाल है। देख लो आप कैसे करोगे इस रीट के सवाल को। तो ये डिपेंडेंसी आप पर है कि आप इस रीट के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी तेजी से मुझे इसका आंसर बताते हैं। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी। देखो, इस सवाल को करने के लिए आप पहले आंसर कर लें, मैं इसकी बात करता हूं। इसका मतलब क्या है? देखो, 2 की पावर 2, ब्रैकेट नहीं है तो पहले नीचे से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट होता तो ऊपर से सॉल्व करते हैं। इसको करें 2 की पावर 2 कितना होता है? आपने कहा सर 2 की पावर 2 4, ऐसे तो करोगे, लेकिन नीचे से नहीं करना है। क्या करेंगे? देखो, 2 की पावर की मैं बात कर रहा था तो क्या हुआ, पावर की पावर चल रही है तो 2 दूनी 4 और 4 की पावर 2 दैट इज 16। कैसे होता है? 2 की पावर 2 4 की पावर 2 दैट इज 4 चौक 16। तो पहले वाले का वैल्यू बनेगा 2 की पावर 16, कॉमा इसकी बात करते हैं तो 2 दूनी 4 की पावर 2 दूनी 4
इसकी बात करते हैं तीसरे वाले की, 2 दूनी 4 चौक 16 की पावर 2। तो पहले वाले में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बाकी सब सही लिखे हैं। इसको करने में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 2 की पावर पर कहीं ब्रैकेट नहीं लगा है। तो हमेशा जब पावर, किसी भी अंक की पावर आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा पावर नीचे से सॉल्व होना शुरू होती है, यहां से। ऐसे मत करना, आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 16 आप यहाँ से भी ले सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। तो अब यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, लेकिन पहले पावर को सॉल्व करना, बेस को बाद में करेंगे। और क्योंकि बेस यहाँ पर रुका हुआ है तो राइट ऑप्शन इज ए। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आर व्हाट। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आर व्हाट, इनमें से कौन सा सवाल सही होगा, कौन सा जवाब आप सही देना चाहेंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। ओके, देखते हैं जवाब। देखो समझो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपने क्या देखा, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना, ये ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और साथ में जेड स्क्वायर लिखा है। तो ये किसका फॉर्मूला बना, आपने कहा सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लगा कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिखा है सर, ये तो लिखा है, और माइनस का जेड स्क्वायर ये लिखा है। अब आपको क्या पता लगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, हो गया सवाल। यानी x माइनस वाई प्लस जेड या x माइनस वाई माइनस जेड, दिस इज द आंसर। कितना इजी सवाल था। अगर आप इसको फैक्टर करने लगेंगे तो टाइम लगेगा, सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ, इसका आंसर पाओ। विदाउट पेन इसका आंसर आप निकाल सकते थे, जो कि आपके सामने आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें करने में। तो चलो बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल आपके समक्ष रखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। हियर वी गो फॉर न्यू क्वेश्चन। ax square plus bx plus c बराबर 0 is an identity in x, then ax square plus bx plus c बराबर 0 है, एक आइडेंटिटी x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ये सब जानते हैं ना, सबने पढ़ा ना श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद है ना, तो क्या था वो, इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण की हम बात करते हैं तो द्विघात समीकरण कैसे काम करती है, ax स्क्वायर प्लस bx। तो जब x की वैल्यू निकालते तो क्या फॉर्मूला था, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ऐसे तो निकालते थे किसी भी संख्या के रूट, किसी भी दी हुई समीकरण के रूट निकालने का तरीका यही तो था, पुट कर दिया आपने। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज द आइडेंटिटी ऑफ x। x को इवेल्युएट करने का x का वैल्यू इसके बराबर होता है। समझ गए सवाल, अच्छा सवाल समझे आप। तो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में से 2 घटाया जाए और 2 जोड़ा जाए तो प्राप्त भिन्न 1/3 हो गई। प्रारंभिक भिन्न क्या है। अब ऐसे सवालों को करते समय आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊं, हालांकि आप भिन्न मान सकते हैं, a अपॉन बी, उसमें 2 जोड़ेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले उसने देखा कि न्यूमरेटर का फ्रैक्शन 2 है, अंतर 2 है, अंश हर से 2 कम है, अंश जो है हर से 2 छोटा है। तो देखें 9 7 2 5 3 2 5 7 2 3 1 2, यानी ये तो सही लिखा है, यानी सारे भिन्न इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं। उसने कहा भी सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अब देखो पहली भिन्न मैंने ली 7/9, उसने कहा मैंने 2 नीचे से वाली से घटाया और हर में 2 जोड़ दिया,
क्या बना 9/7। उसने कहा ये भिन्न नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन क्या आना चाहिए 1/3 आना चाहिए, तो ये तो नहीं बना रहा। 3/5 में देखते हैं, ऊपर वाली में 2 जोड़ना था, नीचे वाली से 2 घटाना था, 3 और 2 5/3, ये भी नहीं बना रहा। इसको देखते हैं, इसमें 2 जोड़ दिया, नीचे 2 घटा दिया, तो 7/4 5, ये भी नहीं बना रहा। इसको देखते हैं, 1 में 2 जोड़ दिया और 3 में से 2 घटा दिया, ये तो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो यू कैन यूज ऑप्शंस इजीली। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, सबको मैंने करा दिया 1/3, अगर मैं लेता हूं तो क्या देखते हैं आप 1/3 आना चाहिए, तो नई भिन्न भी 1/3 है, तो क्या आप देख पा रहे हैं 1/3 है? नो। तो क्या करें, 1/3 तो होगी नहीं किसी कंडीशन पे। तो आपने क्या देखा, उसने बोला हर में से कर दो 2 कम, अंश में से 2, हर में 2 जोड़ दो, ऐसे। ये आप करके देख सकते हैं हर किसी भिन्न में, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका सवाल क्या बन रहा है। तो शायद आप देख पा रहे होंगे इस भिन्न को, तो 5 में से 2 गया 3 और 7 में 2 जोड़ा तो 9 = 1/3। इजी हैंडल कर सकते हैं आप, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर इतना लंबा लेक्चर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे। दैट्स वाई यू कैन यूज द ऑप्शंस बाय दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज आप x/y मानते, x जो है y से 2 कम है, तो x आप करते x/(x - 2/x), देन आप इसमें ऊपर 2 जोड़ते, 2 कम करते, 1/3 के बराबर रखते, यू विल गेट द आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे। एक और सवाल, क्वेश्चन है इफ वी डिवाइड x⁴ - y⁴ by x - y, then the quotient and remainder are respectively। तो क्वोशिएंट क्या बचेगा, यानी अगर x⁴ - y⁴ को x - y से भाग दिया जाए तो भागफल और शेष क्या होंगे। इजी सवाल है, देखते हैं क्या करते हैं आप। तो ऐसे सवाल को मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो देखो, जब ऐसा सवाल मिलता है तो आपके सामने क्या है, x² - y² और x² + y²। मैं इसको कर सकता हूं ना, क्योंकि a² का स्क्वायर b² का स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो ये बना x - y से डिवाइड। अब फिर से ओपन कर दिया मैंने इसको, क्या बना x - का y, x + का y, क्योंकि ये x² - y² का फॉर्मूला बन गया। और ये क्या बना x² + y² x - का y। इससे तो ये कट गया, पूरा कट गया, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, ये तो फिक्स हो गया। यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके यहीं खत्म हो गए, रिमाइंडर 0। अब आपको देखना इनमें से कौन सा आ रहा है। अब खुद दिमाग लगाओ, क्या इस पूरी डिजिट में कहीं नेगेटिव है? क्या इस पूरे सवाल में x + y में आपको x² + y² का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या इसमें कोई नेगेटिव सिंबल आया? बोले नहीं, लेकिन यहां पर तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन, विदाउट मल्टीप्लीकेशन आप निकाल सकते हैं। रीड का सवाल इतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ग्रेट, यू हैव गिवन ए ग्रेट आंसर। ओके, वेरी नाइस। तो वन मोर क्वेश्चन, तैयार हो? तो अब क्या तैयार है, अब तो हम करेंगे बाय बाय। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, और चैनल पर लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, कल 5:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।